नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मिस्टर विनोद आपका स्वागत करता हूं अपने आज के प्रेजेंटेशन में। और आज के टॉपिक ये है गुड मॉर्निंग। आज अब तक हमने जो डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक में हम पहुंच चुके थे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स तक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं what is importance or significance of microeconomics. I think so. The fourth question है यहाँ. What is importance, that is significance of microeconomics? Microeconomics का significance क्या है या importance क्या है? बहुत ही important question है ये. तो following are the importance of microeconomics. Microeconomics का importance क्या है? इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस होता है तो ही हम उसे स्टडी करते हैं। तो ध्यान दीजिए, प्राइस डिटर्मिनेशन, जैसा आप लोगों ने फीचर्स में भी देखा, हमने फीचर में क्या देखा? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ प्राइस थियरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज प्राइस थियरी, क्योंकि हाउ द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट कमोडिटी एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस डिटरमाइंड। Therefore, theory of microeconomics is also known as price theory. ऐसा हमने फीचर में पढ़ा। उसी से रिलेटेड है प्राइस डिटर्मिनेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिग्निफिकेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग हाउ द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज आर डिटरमाइंड। अलग अलग प्रकार की जितनी भी कमोडिटीज हैं उनकी कीमतें कैसे निश्चित की जाएंगी, ये हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये बहुत बड़ा इसका इंपॉर्टेंस है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ द प्राइसेस ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अलग अलग जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, आप बार बार देख चुके हैं कि देयर आर 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स। और उनकी जो प्राइसेस हैं क्या है? देखो, रेंट फॉर लैंड, wages for labor, interest for capital and profit for entrepreneur are determined in the commodity and factor market. ये commodity and factor market क्या होता है भाई? commodity market में goods and services की prices decide होती है, determined होती है। commodity market में goods की price determine होगी, और factor market में ये जो land rent for land है, wages for labor है, interest for capital है, प्रॉफिट फॉर इंटरप्रेन्योर है, ये डिटरमाइन होगा, निश्चित होगा। तो वेरी सिंपल पॉइंट। नेक्स्ट वन, वर्किंग ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। ये फ्री मार्केट इकोनॉमी कैसे वर्किंग करती है? फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्या होता है? ध्यान दीजिए, फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर या एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर ये डिसाइड करेगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, फॉर whom it is to be produced। ये सारी जो चीजें हैं ये एक इंडिविजुअल कंज्यूमर डिसाइड करेगा, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा। इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो द फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी विच इज फ्री फ्रॉम अदर ऑब्स्टेकल्स या अदर एस्पेक्ट्स लाइक नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट और अदर एजेंसीज। इसमें इंडिविजुअल, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे वो प्रोड्यूसर हो, वो स्वतंत्र होगा अपने निर्णय लेने के लिए, खुद का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। इसलिए उसको बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। जैसे देखो क्या लिखा है, फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर द इकोनॉमिक डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सच एज, हम इकोनॉमिक डिसीजन ले रहे हैं, प्रोडक्शन से संबंधित इकोनॉमिक डिसीजन ले रहे हैं, और इकोनॉमिक डिसीजन कौन से ले रहे हैं? What to produce, how much to produce, how to produce, मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, और हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, एसेट्रा आर टेकन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। अभी प्राइवेट इंडिविजुअल कौन है? प्रोड्यूसर है, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, वो डिसाइड करेगा। These decisions are based on the
प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। अच्छा मुझे बताइए, ये डिसीजन लेगा कौन? प्रोड्यूसर लेगा, लेकिन किसके आधार पर लेगा? कंज्यूमर के प्रेफरेंस पर लेगा। कंज्यूमर किन चीजों को प्रेफर कर रहा है तो उसके हिसाब से सोचेगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस। कंज्यूमर जो जिन वस्तुओं का प्रेफरेंस देगा उसी को प्रोड्यूस करेगा। वो कंज्यूमर जितना प्रेफरेंस करेगा उतना ही वो क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, और फिर वो डिसाइड करेगा कि कैसे प्रोड्यूस करना है। तो ये जो डिसीजंस है, ये सारे डिसीजंस जो हैं वो किस पर आधारित होते हैं? कंज्यूमर के प्रेफरेंस पर आधारित होते हैं, या डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन द मार्केट। मार्केट में जिस प्रोडक्ट की जितनी डिमांड होगी उसके आधार पर यह डिसाइड होगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। माइक्रोइकोनॉमिक्स थ्योरी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ द फ्री मार्केट इकोनॉमी। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक जो थ्योरी है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी को समझने में क्या करती है? हेल्प करती है एक प्रकार से। दैट मीन्स फ्री इकोनॉमी का मतलब क्या है? मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या है? देयर इज नो इंटरवेंशन by the government or any other agency. So very simple and very important point. Next one, foreign trade. हम foreign trade को international trade भी कहते हैं। आप लोगों ने एक एग्जांपल मैं तुरंत देना चाहता हूं। जैसे आपने देखा फॉरेन ट्रेड में ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का रोल क्या है। जैसे आपने देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। बहुत सारे एस्पेक्ट है, बहुत सारे पहलू है फॉरेन ट्रेड के। क्या है वे? उसका इफेक्ट क्या है? जैसे टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी। आप लोग न्यूज वगैरह देखते होंगे, टैरिफ आप देख रहे हैं, अमेरिका और चाइना का ट्रेड वॉर हुआ बीच में, वो टैरिफ को लेके हो रहा था। बहुत सारे टैरिफ बढ़ा देना। टैरिफ मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री इंपोर्ट पर रेट बढ़ा देती है। जैसे मान लीजिए हमारा कंट्री अगर चाइना से कुछ गुड्स खरीद रहा है तो उस गुड्स पर टैरिफ रेट बढ़ा देना, मतलब उस पर इंपोर्ट टैक्स बढ़ा देना, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देना, ताकि हमारे कंट्री में सामने वाली कंट्री का गुड्स महंगा बिके और लोग उसकी डिमांड कम करें। एक प्रकार से यही होता है कि जब जिस कंट्री का जो गुड्स ज्यादा अगर किसी कंट्री में आ रहा हो तो दो कारण होते हैं। गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू अर्न करना होता है एक चीज, और दूसरा होता है सामने वाली कंट्री को थोड़ा सा उसको डोमिनेट भी करना हो तो वो टैरिफ रेट बढ़ा देती है। तो टैरिफ रेट इज द रेट विच आर चार्ज ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स जो इंपोर्ट करते हैं कंट्री उस पर वो चार्ज कर देती है टैक्सेस, एक प्रकार से वही टैरिफ रेट होता है। प्राइसेस बढ़ जाती है उसकी वजह से गुड्स की, बराबर। तो अब पर्टिकुलर इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट ऑफ एनी टू कंट्रीज। ध्यान दीजिए, फॉरेन ट्रेड के अंदर पहले तो जो ट्रेड होता है, जैसे हमारा इंडियन रुपीज है तो हम इंडियन रुपीज पूरे विश्व में नहीं दे सकते, रुपीज से ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं। हम कोई भी ट्रांजेक्शन जब करते हैं दूसरे कंट्री के साथ तो डॉलर से करते हैं। तो डॉलर का रुपीज के मुकाबले क्या एक्सचेंज रेट होगा वो डिसाइड करना वो फॉरेन ट्रेड के अंदर होता है। ऐसा है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट ऑफ एनी टू कंट्रीज गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री टू अ पर्टिकुलर कंट्री। किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को किस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड से गेन हो रहा है, जाहिर सी बात हो टैरिफ रेट के ऊपर भी बहुत डिपेंड होता है, उस कंट्री के डिमांड पर डिपेंड होता है, दूसरी कंट्री ने कितना सप्लाई कर रही है गुड्स उस पर डिपेंड होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का तो बहुत बड़ा दायरा है, वो बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी पॉलिसीज से, इकोनॉमिक पॉलिसीज के आधार पर टिकी होती है, जो कि फॉरेन ट्रेड में होता है। तो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स। आगे हम और फीचर्स जो डिस्कस करते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने अभी तक 3 पॉइंट डिस्कस किया, प्राइस डिटर्मिनेशन, फ्री मार्केट इकोनॉमी और फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड। आगे हम 4th पॉइंट पे आते हैं, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। बहुत अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग मीन्स व्हाट? देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, इकोनॉमिक सिचुएशन मतलब ऐसे आर्थिक हालात जो बहुत जटिल आर्थिक हालात हैं। अब ऐसे कौन से आर्थिक हालात हैं भाई जो बहुत जटिल होते हैं? उन जटिल आर्थिक हालातों को सिंपल मॉडल देकर, सिंपल प्लेटफॉर्म देकर एक्सप्लेन करती है वो कि किस तरह से हम
इन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन को सॉल्व करे। जैसे इट हैज मेड अ वेरियस कंट्रीब्यूशन टू द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए। अब साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? बाय द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टर्म्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स ने बहुत सारे टर्म्स डेवलप किए, जैसे प्राइस थियरी डेवलप किया, डिमांड एनालिसिस डेवलप किया, सप्लाई एनालिसिस डेवलप किया। तो ये वेरियस टर्म्स को डेवलप किया, कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, टर्मिनोलॉजीज मतलब बहुत सारी शब्दावलियां इसके अंदर आई, टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, और बहुत सारे जो टूल्स है इकोनॉमिक एनालिसिस के। जैसे हम इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर का, तो कंज्यूमर बिहेवियर का इकोनॉमिक एनालिसिस हम किसके माध्यम से करते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के माध्यम से करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक प्रकार से क्या है? टूल्स है इकोनॉमिक एनालिसिस का। प्राइस थ्योरी क्या है? एक प्रकार से टूल्स है किसका? इकोनॉमिक एनालिसिस करने का, माइक्रो इकोनॉमिक्स को एनालिसिस करने का, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे हैं, आगे के टॉपिक्स में आप देखेंगे उसको। तो ये इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग का मतलब क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो डेवलप किए गए। तो उसको कहते हैं इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस डिसीजंस। अब भाई बिजनेस डिसीजंस कौन लेगा? जाहिर सी बात है प्रोड्यूसर्स लेगा, बिजनेसमैन लेगा। तो ये हेल्पफुल है बिजनेसमैन के लिए। हम ऐसा बोल सकते हैं कि हेल्पफुल टू बिजनेसमैन भी। बिजनेस डिसीजन मतलब हेल्पफुल टू बिजनेसमैन। तो माइक्रो इकोनॉमिक थियरीज आर हेल्पफुल टू बिजनेसमैन। देखो यहां पे लिखा भी है माइक्रो इकोनॉमिक थियरी क्या है, किसके लिए हेल्पफुल है? बिजनेसमैन के लिए हेल्पफुल है फॉर टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजंस। यहां पे क्रूशियल वर्ड का मतलब होगा अत्यंत महत्वपूर्ण। यहां पे क्रूशियल का मतलब क्या होगा? अत्यंत महत्वपूर्ण। बिजनेस में जो अत्यंत महत्वपूर्ण डिसीजंस लेने होते हैं, निर्णय लेने होते हैं, वो लेने में माइक्रो इकोनॉमिक्स बिजनेसमैन के लिए हेल्पफुल है। दीज डिसीजंस इंक्लूड्स, अब वो कौन से डिसीजंस है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। जितना ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा उतना ज्यादा आउटपुट होगा, और वो चीज उतना ही कॉस्ट इफेक्टिव होगी। कोई भी गुड्स अगर प्रोड्यूस किया जाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका कैसा होना चाहिए? जाहिर सी बात है प्रोड्यूसर सोचेगा कि कम कॉस्ट में ज्यादा आउटपुट हो। प्राइस, भाई उसकी प्राइस भी डिसाइड करने में मदद मिलेगी उसे। मैक्सिमम आउटपुट, सारी बातें आ गई इसके अंदर। कंज्यूमर्स प्रेफरेंस, कोई भी कमोडिटी कितनी प्रोड्यूस करनी है वो कंज्यूमर के प्रेफरेंस के आधार पर, जैसे हमने देखा प्रीवियस पॉइंट में कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ इट इज टू बी प्रोड्यूस्ड। तो ये चीजें इसके लिए कंज्यूमर प्रेफरेंस को ध्यान में रखकर के बिजनेसमैन डिसीजन लेगा। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, और ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी डिमांड, और जो प्रोड्यूसर किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा होगा बिजनेसमैन, तो वो ध्यान रखेगा कि उस प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई कैसी है मार्केट में। तो मार्केट में डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखकर भी बिजनेस इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, यूजफुल टू गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज यूजफुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। फ्रेम करना मतलब तैयार करना, फॉर्मुलेट करना। क्या करना? फॉर्मुलेट करना। गवर्नमेंट की जो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज है, आर्थिक नीतियां हैं, उसको फॉर्मुलेट करने में, उसको फ्रेम करने में, तैयार करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? यूजफुल है। किसको? गवर्नमेंट को। सच एज टैक्सेशन पॉलिसी, जो इकोनॉमी के अंदर टैक्सेशन पॉलिसी है, दो प्रकार की टैक्सेशन पॉलिसी होती है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी, पहले तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी में क्या होता है कि हायर टैक्सेस चार्ज किया जाता है अमीरों पर, और बहुत लो टैक्स या ना के बराबर टैक्स चार्ज किया जाता है गरीबों पर। उसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी। और एक होता है एकदम जैसे टाइट टैक्स पॉलिसी, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा टैक्स ठोकना सब पर, वो सही नहीं होता इकोनॉमी के लिए। फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी,
पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर की कौन सी नीतियां हैं, किस सेक्टर में कहां पे कितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगी, उसको बोलते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। पब्लिक मतलब यहां पे होगा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। प्राइस पॉलिसी, और गवर्नमेंट ने कौन सी प्राइस पॉलिसी मतलब कौन सी प्राइस पॉलिसी में चलना है, ये सारी बातें गवर्नमेंट के लिए यूजफुल है और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से गवर्नमेंट डिसाइड करती है। दिस पॉलिसीज हेल्प्स द गवर्नमेंट टू अटेन इट्स गोल। गवर्नमेंट का गोल क्या है, टारगेट क्या है, इरादा क्या है, मकसद क्या होता है। गोल मतलब एम, लक्ष्य। तो गवर्नमेंट का एक लक्ष्य होता है कि हम जो भी रिसोर्सेस हमारे पास है उनका किस तरह से एलोकेशन करें, किस तरह से उनका इस्तेमाल करें कि क्या हो, इकोनॉमिक वेलफेयर लोगों का, ऑफ द सोसाइटी, समाज का आर्थिक भला हो, इकोनॉमिक वेलफेयर हो। तो क्या लिखा है यहां पर, दिस पॉलिसीज हेल्प द गवर्नमेंट टू अटेन इट्स गोल ऑफ इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस मतलब रिसोर्सेस का उपयोग कैसे किया जाए कि प्रमोट हो, प्रमोटिंग इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल, ताकि लोगों का इकोनॉमिक वेलफेयर हो या इकोनॉमिक, लोगों के इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ावा मिले। प्रमोट होना मतलब बढ़ावा मिलना है। बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स का मतलब तो सब जानते हैं कि पीपल का भला होना। और लोगों का भला कब होगा, जब लोगों को जो कंट्री के अंदर अवेलेबल रिसोर्सेस है उनका सही ढंग से इस्तेमाल होगा। जैसे देखो इसी तरह रिलेटेड थोड़ा सा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर, आर्थिक और सामाजिक वेलफेयर को बढ़ावा देती है। कौन, गवर्नमेंट। प्रमोट करना मतलब बढ़ावा देना। बाय मेकिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का अधिक से अधिक इस्तेमाल करके, देयर बाय अवॉइडिंग वेस्टेज, बाय रिसोर्सेस का मैक्सिमम, ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो लेकिन अवॉइडिंग करो वेस्टेज उसका, मतलब रिसोर्सेस का जो वेस्टेज है उसको अवॉइड करना। मतलब ये हुआ कि प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस टू गेट मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम वेस्टेज या नो वेस्टेज। रिसोर्सेस का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। कम संसाधनों से भी, कम रिसोर्सेज से भी आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट निकालें, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस। नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो यहां पर फिर से पॉइंट को हम एक और हेडिंग में लिखना चाहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग हाउ द स्केर्स रिसोर्सेज, देखो यहां पर स्केर्स रिसोर्सेज की बात कर रहा हूं भाई। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। तो मल्टीपल और अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है, कमी है। तो इसी को लेकर के माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग हाउ द स्केर्स रिसोर्सेज कैन बी इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, प्रभावकारी ढंग से और क्षमतावान तरीके से उसका इस्तेमाल किया, क्षमता पूर्वक उसका इस्तेमाल किया जाए बाय प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर के द्वारा, इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट। प्रोड्यूसर का उद्देश्य होना चाहिए कि पूरा इफेक्टिवली और इफिशिएंटली तरीके से रिसोर्सेज का, स्केर्स रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाए। क्या हासिल करने के लिए, मैक्सिमम आउटपुट हासिल करने के लिए। और मैक्सिमम आउटपुट निकलेगा तो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, लोगों को सस्ता मिलेगा, तो एक प्रकार से लोगों का भला होगा उससे। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो नाउ एवरीवन, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। काफी कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है, तो तुरंत उसकी मीनिंग्स पे आ जाता हूं मैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। यहां पहले स्टार्ट कैसे कर सकते थे, मैंने मीनिंग लिख रहा है तो आप ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं। द वर्ड मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज और एग्रीगेट और टोटल, ऐसा आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which analyzes the entire economy। हमने शुरू में बात किया हुआ है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस अबाउट द इकोनॉमी एज अ होल, वी स्टडी एग्रीगेट्स इकोनॉमी एज अ होल, पूरी अर्थव्यवस्था की बात करती है। इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट,
अब टोटल एम्प्लॉयमेंट मतलब टोटल नेशन वाइड एम्प्लॉयमेंट कितना है, एक व्यक्ति के एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करती है, इंडिविजुअल लेवल पर कोई टॉकिंग नहीं करती है। किसकी बात करती है? इट डील्स विद टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, पूरे राष्ट्र की इनकम कितनी है, किसी एक इंडिविजुअल की इनकम के बारे में नहीं। नेशनल आउटपुट, टोटल कंट्री का प्रोडक्शन कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजप्शन, टोटल सेविंग्स, पूरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, कंट्री का टोटल कंजप्शन कितना है, टोटल सेविंग कंट्री का कितना है, और जर्नल प्राइस लेवल, कंट्री के अंदर जर्नल प्राइस लेवल क्या चल रहा है, इंडिविजुअल मार्केट में क्या प्राइस है वो इंडिविजुअल मार्केट की प्राइस थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स बताती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स कहती है कि जनरली प्राइस लेवल क्या है मार्केट के अंदर, पूरे कंट्री के अंदर, वर्ल्ड वाइड मार्केट के अंदर। इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब राइज इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी, तो पूरे देश के अंदर वैसा होगा माहौल, किसी एक मार्केट में नहीं होगा ना ऐसा। ट्रेड साइकिल्स, अप्स एंड डाउन इन द बिजनेस साइकिल्स, कभी बिजनेस में बहुत तेजी है, कभी मंदी है, कभी अप्स है, कभी डाउन है, उसे हम ट्रेड साइकिल कहते हैं। बिजनेस फ्लक्चुएशन, वही बिजनेस फ्लक्चुएट होता रहता है, कांस्टेंट परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस नहीं चलता है इकोनॉमी के अंदर, बिजनेस फ्लक्चुएट होता है, एक्सेट्रा। दस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, इसलिए ऐसा कह सकते हैं, कहते हैं या कहना ही है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज का स्टडी है, एग्रीगेट्स का स्टडी है, टोटल स्टडी है, टोटल स्टडी ऑफ इकोनॉमी, टोटल स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ना मीनिंग के बाद हम आते हैं डेफिनेशन। हमने बुक्स में दी हुई 2 डेफिनेशन हैं, उसके बाद हमने थर्ड एक और बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन को कवर किया है, प्रोफेसर केनेथ बॉल्डिंग की डेफिनेशन को। ये काफी अच्छी तरह से डिफरेंशिएट करती है एक्चुअली में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच के डिफरेंस को। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जेएल हेंसन के डेफिनेशन से। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which considers, मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वह ब्रांच है जो कंसीडर करती है, सम्मिलित करती है क्या, द रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट्स, जो लार्ज एग्रीगेट, अब लार्ज एग्रीगेट्स क्या है, सारी चीजें देखो ना, ये सब लार्ज एग्रीगेट है बेटा, ये टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, तो ये लार्ज एग्रीगेट्स है सब, इनके बीच के रिलेशन को कंसीडर करती है। सच एज द वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंट्री के अंदर कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम एक्सेट्रा। टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग की जब हम बात करेंगे तो किसी एक पर्सन या किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति की सेविंग की बात नहीं चल रही है, वो तो माइक्रो हो जाएगा। फिर मैक्रो लेवल के अंदर क्या होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल सेविंग्स, नेशनल इनकम क्या है, वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है पूरा नेशन वाइड, इन सब की बात करती है। और बहुत सिंपल तरीके से हेंसन ने इस बात को एक्सपेंड किया डेफिनेशन के माध्यम से। तो इस वेरी सिंपल डेफिनेशन। अनदर सिंपल डेफिनेशन, प्रोफेसर कार्ल सेपुरो की डेफिनेशन क्या कहती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फ्लक्चुएटिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। अब बहुत सिंपल डेफिनेशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है फ्लक्चुएशनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी फ्लक्चुएशन कैसे करती है। अब इकोनॉमी के अंदर इंप्लॉयमेंट में चेंजेस आ रहा है, फ्लक्चुएशन मतलब चेंजेस, फ्लक्चुएशन मतलब चेंजेस, फ्लक्चुएशनिंग ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर फ्लक्चुएशनिंग किन बातों की हो रही है, किन वेरिएबल्स की हो रही है, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं। अगर आपसे पूछे कोई कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या है, तो बहुत कुछ ले लेते हैं, जैसे एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, नेशनल इनकम है, टोटल नेशनल आउटपुट है, टोटल इन्वेस्टमेंट है, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। जब आपसे कोई पूछे कि मैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल के एग्जांपल दो, तो दुनिया भर के एग्जांपल से भाई, और इन सबकी जो फंक्शनिंग है वो कैसे होती है उसकी स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, अकॉर्डिंग टू कार्ल सेपुरो। कुछ लोग होते हैं ना बहुत कम बात करके बहुत ज्यादा कुछ बोल जाते हैं, वो एक डेफिनेशन कह रही है। इसके बाद थर्ड एक अनदर डेफिनेशन हम ला रहे हैं, बहुत पुरानी डेफिनेशन एक्चुअली है ये,
तो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया था तो हमने इसको कवर कर लिया। प्रोफेसर कैनिथ बाउल्डिंग ये ज्यादा कुछ अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटीज एज सच, इंडिविजुअल क्वांटिटीज को नहीं डिस्कस करती है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। एज सच उसके ही रूप में, उसके स्वाभाविक रूप में वो डिस्कस नहीं करती है। एज सच मतलब इंडिविजुअल क्वांटिटीज को उसके स्वाभाविक रूप में डिस्कस नहीं करती है, मतलब इंडिविजुअलिटी की बात ही नहीं करती है। एज सच मतलब इंडिविजुअल क्वांटिटीज के उसके उसी रूप में नहीं डिस्कस करती है। जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात तो सोचेगी भी नहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स। एज सच का मतलब यह है। बट विद द एग्रीगेट्स ऑफ दीज क्वांटिटीज, उसी क्वांटिटीज की जब बात आएगी, ऑल कंज्यूमर्स नेशन वाइड इन द कंट्री, और उनकी बात करेगी तो ऑल कंज्यूमर्स की डिमांड क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड होगी, तुरंत फोकस करेगी माइक्रो इकोनॉमिक्स उसमें, लेकिन इंडिविजुअलिटी की बात नहीं करेगी। बट विद द एग्रीगेट ऑफ दीज क्वांटिटीज, अब देखो आगे, नॉट विद इंडिविजुअल इनकम्स, इंडिविजुअल इनकम्स के बारे में नहीं, बट विद द नेशनल इनकम, इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में सोचेगी भी नहीं, लेकिन नेशनल इनकम की बात आएगी उसकी बात करेगी। नॉट विद द इंडिविजुअल प्राइसेस बट विद द प्राइसेस, प्राइस लेवल, इंडिविजुअल प्राइसेस की बात नहीं करेगी। इंडिविजुअल प्राइस की बात आती है लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। एक इंडिविजुअल कंज्यूमर जब किसी कमोडिटी को मार्केट में खरीदने के लिए जाता है तो प्राइस को सबसे पहले अपने दिमाग में रखता है कि जब कमोडिटी की जो प्राइस है वो कम होगी तो ऑब्वियसली ज्यादा डिमांड करेगा। वो इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात होती है, लेकिन यहां पर क्या बोलता है, नॉट विथ इंडिविजुअल कंज्यूमर बट विथ प्राइस लेवल। प्राइस लेवल कहां पे आएगा, प्राइस लेवल टोटल मार्केट में जो प्राइस स्प्रेड आउट है। नॉट विथ इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल आउटपुट की बात नहीं करती है, बट विथ नेशनल आउटपुट। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर ने कितना आउटपुट किया उसके बारे में नहीं बात करती, नेशनल आउटपुट की बात करती है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब नेशन वाइड कितना टोटल प्रोडक्शन है कंट्री का उसकी बात करती है। तो आप देखते हैं ये टोटल डेफिनेशन क्या कह रही है कि एग्रीगेट की बात कर रही है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। क्या रखिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। और कौन से हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स, दीज आर द मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स। थैंक यू। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, पार्ट 4 में। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय। हो गया, गुड बॉय।